बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 के साथ आपको खुशामदीद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हम देखेंगे कि लेक्चर 2 में हमने किन किन चीज़ों को स्टडी किया। अज़ीज़ तुलबा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द क्लीन क्लोजर, और क्लीन क्लोजर में हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि कैसे आप एक सिग्मा स्टार का सेट बनाते हैं। सिग्मा स्टार के सेट से एक्चुअली आपको तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल स्ट्रिंग ज़्यादा होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड द नल स्ट्रिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीन स्टार क्लोजर्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, और फिर उसके बाद अज़ीज़ तुलबा हमने प्लस ऑपरेशन के बारे में पढ़ा कि जैसे क्लीन स्टार क्लोजर जो है उसके अंदर आपके पास नल स्ट्रिंग मौजूद होती है, लेकिन जो प्लस ऑपरेशन होता है उसमें आपके पास नल स्ट्रिंग नहीं होती, बाकी तमाम जो कॉम्बिनेशन होती है वो आपके पास उसी तरह से होती है जिस तरह से कि आपके पास स्टार क्लोजर के अंदर मौजूद होती हैं। अज़ीज़ तुलबा, मैंने आपको एक सेट से स्टार क्लोजर और प्लस ऑपरेशन करके भी दिखाया, और उसके अंदर हमने दो बातों का ख्याल रखा। पहली चीज़ था लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो कि स्ट्रिंग के लिए आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहले आपने लेंथ 0 की स्ट्रिंग लिखी, फिर लेंथ 1 की, फिर लेंथ 2 की, फिर 3 की, फिर इस तरह सो फोर्थ एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर उसके बाद आपने दूसरी जो स्ट्रिंग्स थी जिसमें कि आपने प्लस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर भी आपने इसी हिसाब से लिखी, लेकिन उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड नहीं थी। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपके लिए ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ बेसिकली कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फिनिट है, लेकिन जो स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं वो इनफिनिट है। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्लस ऑपरेशन और क्लीन स्टार क्लोजर दोनों को कंबाइन कर देंगे, और वो एग्जाम्पल्स डैनियल I.A. कोहेन की बुक से पढ़ेंगे या उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि जिसके अंदर आपके पास स्टार और प्लस ऑपरेशन दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो इसी सिलसिले का पहला सवाल आप देखिए। प्रूव दैट फॉर ऑल सेट्स S प्लस होल स्टार इज इक्वल टू S स्टार स्टार। अजीज तुलबा, आपको बताया ये गया कि अगर आपके पास एक सेट हो S और आप उसके ऊपर पहले प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करें और बाद में उसके ऊपर आप क्लीन स्टार क्लोजर अप्लाई करें, तो वो हमेशा बराबर होगा S स्टार और S स्टार के। यानी कि आप पहले सेट S का क्लीन स्टार क्लोजर ले लें और फिर उसका दोबारा क्लोजर ले लें, तो वो दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। अब इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसका प्रूफ कुछ उस तरह से है कि जब आप S प्लस आप इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S प्लस से मुराद है कि आपके पास तमाम कॉन्केटिनेशन ऑफ वर्ड्स इन S हैं एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि S प्लस में आपके पास वो तमाम स्ट्रिंग्स आती हैं कि जो कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं S में, लेकिन उनमें नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से S प्लस को जब आप उनका होल स्टार करते हैं तो आपके पास नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड्स इन S प्लस। जब आप उसी सेट जो भी आपने S प्लस निकाला है उसमें S के अंदर
तमाम स्ट्रिंग्स जो मौजूद हैं उनकी आपने कोई भी कॉम्बिनेशन ले ली है, कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड नहीं थी। अब उसी सेट का मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, उसी सेट का जब आप लेते हैं, देखिए ये S प्लस है, उसी का जब आप यहाँ से क्लोजर लेते हैं तो अब उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये नल स्ट्रिंग आ जाएगी, एंड ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ द वर्ड्स इन S प्लस। अजीज तुलबा, मजीद इसको गहराई में जाके देखने से हमें अंदाजा होता है कि नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ, यानी नल स्ट्रिंग इंक्लूड कर दी और यहां पे हमारे पास ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ, दोबारा से इसको पढ़ें, कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन एस एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास जो है एस स्टार से तो हमारे पास कंकेटिनेशंस आ गई जिसमें कि नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड है, और जब इसके अंदर हम दोबारा से एस प्लस को देखते हैं तो एस प्लस इट सेल्फ कंकेटिनेशंस ऑफ ऑल वर्ड्स हैं एक्सक्लूडिंग एम्प्टी या नल स्ट्रिंग। तो जब हम तमाम कंकेटिनेशंस के साथ दोबारा कंकेटिनेशंस वो करते हैं तो अजीज तुलबा हमारे पास यहाँ पर नल स्ट्रिंग आ जाती है और ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ द वर्ड्स इन एस आ जाते हैं, जो कि जब आप किसी लिहाज से देखें तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पर एस स्टार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का पहले प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए उसके ऊपर और फिर क्लोजर लिया जाए तो एक्चुअली उससे आंसर जो है वो क्लोजर आ जाता है। ये है सवाल का पहला हिस्सा। अब हम इस सवाल के दूसरे हिस्से को देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एस स्टार मौजूद है और एम स्टार से क्या मुराद है कि नल स्ट्रिंग और ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ द वर्ड्स इन एस, जब इसका दोबारा स्टार ले लें यानी दोबारा क्लोजर ऑपरेशन ले लें, एस स्टार का स्टार ले लें, तो उससे क्या मुराद है नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ द वर्ड्स इन एस, जो कि एक्चुअली आपके पास क्या बन जाती हैं नल स्ट्रिंग ऑल कंकेटिनेशन ऑफ अगेन नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड्स इन एस आ जाता है आपके पास, जो कि अगेन आपके पास ऑल कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड्स इन एस हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास नल स्ट्रिंग। और अगर आप रिजल्ट के तौर पे देखें तो कंकेटिनेशन में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस वजह से अजीज़ तुलबा यहाँ पे आपके पास जवाब आ जाता है एस स्टार। देयरफॉर अब आप इससे पिछली वाली स्लाइड में जाके देखिए तो यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट था वो एस स्टार आ रहा था, ठीक है, लेकिन उस सूरत में जब आप एस का प्लस ले लें और उसका स्टार ले लें तो वो हमने प्रूव करना था कि उससे हमारे पास एस स्टार का स्टार, पहले वाली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो उससे भी हमारे पास एस स्टार आ गया, जबकि दूसरे वाली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो उससे भी हमारे पास स्टार आ गया। इससे मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं ये आपस में बराबर हैं। इन दोनों को हमने प्रूफ कर दिया। अजीज तुलबा, इसके बाद जो अगली एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं आपको वो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है और इसमें आपके पास s प्लस का प्लस बराबर है s प्लस के। तो हम इसको उसी तरह से करेंगे जिस तरह हमने अभी कन्वेंशन बनाई है। हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू इसको नहीं कर रहे, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है उसी को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पे S प्लस से क्या मुराद है, ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन S, बट
the important thing is that it does not include the null string. All concatenations, जिसमें के लेंथ 1 भी हो सकती है, लेंथ 2 भी होगी, लेंथ 3 भी होगी, 4 भी होगी, अप टू एनी नंबर बेसिकली, और n जो है वो इस केस में इन्फिनिट है। जब हम इसी s का दोबारा प्लस लेंगे तो ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन s प्लस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। अजीज तुलबा, आपने देखा यहाँ पे कि आपके पास s प्लस के प्लस से मुराद ये है कि आप प्लस में जो भी स्ट्रिंग्स आपके पास आ रही हैं उनकी दोबारा कंकेटिनेशन कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर नल स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं कर रहे, जो कि प्लस ऑपरेशन का एक मेन ऑपरेशन है, जो कि प्लस ऑपरेशन का एक मेन सिम्टम है। इसके अंदर आप कभी भी आप नल स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम इस तमाम को देखते हैं, ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ, और इससे अगला जो है हमारे पास वर्ड्स इन s प्लस, तो आप देख सकते हैं ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन s एक्सक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ये आपके पास s प्लस है और दोबारा एक्सक्लूडिंग कर दिया तो फिर आपके पास ये s प्लस प्लस हो गया। तो जब आप इसको देखते हैं हाजरीन, तो ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन s एक्सक्लूडिंग आपके पास नल स्ट्रिंग आ जाती है। इस तरह इस सेट में आप देखिएगा तो आपके पास s प्लस आ जाता है। ये है हाउ यू प्रूव दिस थिंग कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं s प्लस का प्लस जब आपने कैलकुलेट किया तो वो आपके पास हमेशा s प्लस आएगा। आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे ये काम है कि आप इसी प्रूफ को या इन तमाम प्रूफ्स को किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू करें। आप उसके अंदर बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर s इज़ इक्वल टू a b a, तो फिर आप प्रूफ करके बताएं कि s का प्लस जो है वो जब हम प्लस करते हैं तो वो हमेशा बराबर होगा s प्लस के, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के। तो जबकि हमने जो प्रूफ एक्चुअली किया है वो हमारे पास ये वाला जो प्रूफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि हम इसको एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे या एक हाई लेवल के ऊपर हम इस प्रूफ को कैसे कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने इसको इस सेट के थ्रू करना है। इसी सवाल का तीसरा हिस्सा जो है वो एक दफ़ा फिर आपके पास s स्टार और s प्लस को आपस में इस तरह से यूज़ कर रहा है कि सवाल की रिक्वायरमेंट है कि s स्टार का अगर आप प्लस ले लें और s प्लस का अगर आप स्टार ले लें तो वो बराबर होगा। अजीज़ तुलबा, इसको भी करने के लिए आप सबसे पहले s स्टार ले लेते हैं। आपको पता है कि स्टार के अंदर सिर्फ एक नल स्ट्रिंग होती है, बाकी तमाम कंकेटिनेशंस ऑफ s होती हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे जब आप उसका दोबारा से प्लस करते हैं तो ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन s स्टार आ जाता है, लेकिन उसके अंदर आपके पास जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो इंक्लूड नहीं होती। s स्टार ऑलरेडी कंटेन्स नल स्ट्रिंग, सो यहाँ पे हमारे पास s स्टार का प्लस कंटेन्स दिस नल स्ट्रिंग 2, क्योंकि उसको जो लैंग्वेज मिली है उसका पहले से पार्ट है आपके पास s स्टार, और s स्टार का मतलब है कि उसके अंदर नल स्ट्रिंग पहले से इंक्लूडेड है। अजीज़ तुलबा, आपके लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है।
आप जब कहते हैं कि एस स्टार का प्लस जब आप करते हैं तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज आपके पास आएगी उसके अंदर आपके पास नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड होगी। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो नल स्ट्रिंग है ये आपके पास इस स्टार की वजह से आया है। अब इस स्टार की वजह से अगर आप इसका प्लस लेंगे तो आप इसी जो कॉन्केटिनेशंस हैं स्ट्रिंग्स की उसको रिपीट करेंगे, लेकिन नल स्ट्रिंग उनमें इंक्लूडेड होगी। ये डिफरेंस इस वजह से समझना ज़रूरी है कि बाय डेफिनेशन वी नो दिस थिंग दैट प्लस ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड द नल स्ट्रिंग whereas the star operation include the null string. How can we overcome this situation? How can we solve this problem? हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को अजीज़ तुलबा सॉल्व करने का तरीका यही है कि अगर किसी सेट के अंदर पहले से नल स्ट्रिंग इंक्लूड हो और आप उस सेट का प्लस ऑपरेशन करें तो प्लस ऑपरेशन के रिजल्ट की वजह से जो कनकेटिनेशंस आएंगी आपके पास, जो स्ट्रिंग की कॉम्बिनेशंस आएंगी आपके पास, वो तमाम की तमाम आपके पास उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड होगी, ऑल्दो कि प्लस ऑपरेशन में नल स्ट्रिंग की गुंजाइश नहीं होती। इसी वजह से जब हम अभी अपने सवाल के हिस्से को देखते हैं तो अब हमारे पास जो एस स्टार का प्लस आ गया है उससे जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअली हमारे पास एस स्टार आ रहा है। क्यों? इस वजह से कि एस स्टार का जब हमने प्लस लिया तो उसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूडेड है और तमाम कॉम्बिनेशंस इंक्लूडेड हैं। ये जो तमाम कॉम्बिनेशंस हैं ये एस प्लस का भी हिस्सा है और एस स्टार का भी हिस्सा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब आप एस स्टार का प्लस लेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग इंक्लूड होगी अजीज़ तुलबा वो आपके पास ये नल स्ट्रिंग होगी, जिसकी वजह से एस स्टार का प्लस जो है वो हमेशा एस स्टार के बराबर ही होता है। उसके अंदर कोई नई कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं आएंगी, सिर्फ एक स्ट्रिंग नहीं आएगी और वो है नल स्ट्रिंग। इसके बाद हम इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं कि s प्लस इज इक्वल टू ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन s विदाउट नल स्ट्रिंग, और s प्लस का जब हमने स्टार लिया तो वो हो गया हमारे पास नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशन ऑफ वर्ड्स इन s प्लस, जिसका क्या मतलब ये हुआ कि नल स्ट्रिंग एंड ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ वर्ड्स इन s नॉट इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, जो कि अगेन आपके पास एस स्टार आ जाता है। द एक्सटर्नल ऑपरेटर ओनली एडेड द नल स्ट्रिंग टू द लैंग्वेज। इसी वजह से ये हमारे पास एस स्टार का प्लस जो है वो बराबर आ जाता है एस प्लस का स्टार, और ये दोनों हमारे पास बराबर आ जाते हैं एस स्टार के। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू करें। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ले लें a, BA और फिर उसके बाद प्रूफ करने की कोशिश करें कि आपके पास एस स्टार का प्लस जो है वो हमेशा बराबर होगा एस प्लस का स्टार। अजीज़ तुलबा, इसके बाद जो अगला सवाल हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्टार से भी रिलेटेड है, लेकिन उसमें अगेन स्ट्रिंग की कॉम्पोजिशन के बारे में सवाल किया गया है। सवाल है कि हमारे पास s बराबर है a, BB, BAB, AA और B। पूछा ये गया है कि क्या एक ख़ास वर्ड जो है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या ये एस स्टार के अंदर शामिल है? और अगर ये पहला सवाल है, इसी के साथ दूसरा सवाल फिर ये पूछा गया है कि आया ये दूसरा वाला वर्ड इसमें शामिल है एस स्टार में,
और क्या एस स्टार के अंदर और नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं या नहीं, सवाल ये पूछा गया है। अजीज तुलबा, सबसे पहले तो हम पहले वाले सवाल को देखेंगे, पहली वाली स्ट्रिंग को देखेंगे कि आया पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो एस स्टार के अंदर मौजूद है या कि नहीं है। अब जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे पहला फैक्टर हमारे पास ए हो गया, दूसरा हमने देखा तो बी हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया, चौथे में हमने देखा तो हमारे पास इसके बाद जो चौथी वाली स्ट्रिंग है वो नहीं बन रही, जिससे कि मुराद है कांट बी फैक्टर्ड इनटू सब स्ट्रिंग्स फ्रॉम एस, सो इट इज़ नॉट इन द लैंग्वेज। अब ये इससे प्रूफ ये हुआ कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड ना होने से मुराद ये है कि इसके अंदर आप किसी किस्म, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, एस लैंग्वेज की जो कनकेटिनेशंस हैं उनको बिलोंग नहीं करती। दूसरी वाली स्ट्रिंग को देखते हैं, जब हम ए बी को देखते हैं, फिर बी को देखते हैं, फिर हमने बी किया, फिर हमने दोबारा ए लिया, फिर ए लिया और फिर डबल बी लिया, कांट बी फैक्टर्ड। अब इसमें भी आप देखें, इट कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू सब स्ट्रिंग फ्रॉम एस, सो इट्स आल्सो नॉट इन द लैंग्वेज। ये भी हमारे पास उस लैंग्वेज में मौजूद नहीं है। उसकी रीज़न ये कि हमारे पास एस के अंदर सिंगल बी मौजूद नहीं है, बाकी सारे जो हैं उसको तो हम स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बी है ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते इनटू सब स्ट्रिंग्स फ्रॉम एस, सो इट्स नॉट इन द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है। अगला सवाल का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन मांगता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके बारे में आप सवाल से ही देख के इस बात का आंसर दे सकते हैं कि आया एक ख़ास पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूडेड है भी या नहीं। तो अजीज़ तुलबा, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके पास s इज इक्वल टू ए, इसमें फिर बी यानी बी की जो टोटल तादाद है वो आपके पास 2 है, इस स्ट्रिंग के अंदर भी बी की तादाद 2 है और इस स्ट्रिंग के अंदर भी बी की तादाद आपके पास 2 है। सवाल ये है कि क्या ऑड टोटल नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं इसके अंदर। देखिए, जिन स्ट्रिंग्स के अंदर बीज की तादाद 2 है तो इसको देखें, इसकी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसकी कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें, हमेशा आपके पास बी की तादाद जो है वो इवन होगी, ऑड नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है, अगर मैं बी को दोबारा बी से ही वो करूं तो हमेशा बी की तादाद मेरे पास आ जाएगी 4। मेरे पास कभी भी ऑड लेंथ नहीं हो सकती। ऑड लेंथ से मुराद ये है कि मेरे पास ट्रिपल बी टाइप स्ट्रिंग्स जो हैं वो कभी भी नहीं आ सकती, या इवन मेरे पास ऐसी स्ट्रिंग नहीं आ सकती बी, ये स्ट्रिंग जो है ये मेरे पास नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि जब मैं इसको फैक्टरिंग करूंगा, सपोज, ठीक है, फैक्टराइजेशन करता हूं इसको, मैं यहाँ से ए बी और बी, अगर मैं इसको इन्हीं स्ट्रिंग्स के हिसाब से फैक्टराइजेशन करूं तो ये हो जाती है बी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग उसमें मौजूद है, जबकि बी जो है वो हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। तो अजीज़ तुलबा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि आप किसी भी स्ट्रिंग की टोकनाइजेशन कैसे करेंगे। ऐसे पर्टिकुलर टोकनाइजेशन से आपको इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि आया वो स्ट्रिंग जो है वो उस लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो बेसिक पर्पस है वो रीइटरेट करना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पर्पस आपने देखा था कि सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज पे आपने फोकस करना है। ये सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज हैं,
आप किसी लैंग्वेज के सिंटेक्स को देख रहे हैं, ये उसका सिंटेक्स है। अब आप देखें इसमें जो भी स्ट्रिंग्स हमने डिफाइन की, मिसाल के तौर पे हमने देखा BAB तो स्ट्रिंग शामिल है, लेकिन अगर BAB को B के साथ शामिल कर दिया जाए तो फिर वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। वो स्ट्रिंग तो है लेकिन वो वर्ड नहीं है। उससे मुराद हमें इस चीज़ का पता चला कि ये BAB की तो टोकनाइजेशन हो जाती है, लेकिन इस B की हम B स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज S में मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको उसका हिस्सा नहीं करार दिया जा सकता। और इस तरह से हम सिंटैक्टिकल एस्पेक्ट्स का ख्याल रखते हुए लैंग्वेज में बतदरीज नई चीज़ें ऐड करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि लैंग्वेज में मज़ीद और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। अजीज़ तुलबा, इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ वो अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की एग्ज़ाम्पल है। उसमें कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स यूज़ नहीं किए गए, लेकिन फिर भी उनको आपको बताया गया है कि आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल ये है दैट सपोज दैट फॉर सम लैंग्वेज L, किसी भी लैंग्वेज L के लिए वी कैन ऑलवेज कनकेटिनेट टू वर्ड्स इन L। हम दो वर्ड्स को कनकेटिनेट करते हैं। वर्ड से मुराद यही है कि आप उन दो स्ट्रिंग्स को उठाते हैं जो कि उस लैंग्वेज में मौजूद हैं, वो सिर्फ स्ट्रिंग्स नहीं हैं, वो वर्ड्स भी हैं, एंड गेट अनदर वर्ड इन L इफ एंड ओनली इफ द वर्ड्स आर नॉट द सेम। अगर दोनों वर्ड सेम नहीं हैं तो उनको कनकेटिनेट करने के बाद जो भी नया वर्ड आपके पास हासिल होगा वो L का ही हिस्सा होगा, लेकिन बशर्तिया कि वो दोनों वर्ड सेम ना हो। दैट इज फॉर एनी वर्ड्स W1 and W2 in L where W1 is not equal to W2, the words W1 W2 is in L but the word W1 W1 is not in L, वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। W1 is equal to not equal to W2 हो तो W1 W2 जो है वो तो लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन W1 W1 जो है वो यानी वर्ड 1 को जब वर्ड 1 के साथ कनकेटिनेट किया जाए तो वो उस लैंग्वेज के अंदर शामिल नहीं होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अजीज़ तुलबा, आपके पास सबसे पहले W1 जो है वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है और W2 जो है वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, और ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। उसके बाद आप W1 और W2 दोनों जो हैं वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अब W1 और W2 लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं और W1 जो है वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर W1 W2 बिलोंग करते हैं तो इन दोनों को कनकेटिनेट कर दें, यानी कि W1 W2 को और W1 को आपस में कनकेटिनेट कर दें तो ये भी लैंग्वेज L के बराबर होगा। अब W1 2 और 1 जो है वो भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं और W2 जो है वो भी लैंग्वेज को बिलोंग करता है, और जैसे कि हमने पढ़ा कि उनकी कनकेटिनेशन भी वो आपस में कनकेटिनेट करने के बाद लैंग्वेज का हिस्सा होगी उसी वक्त जब दो डिफरेंट वर्ड्स हों आपके पास। तो हाजरीन, आप देख सकते हैं कि W1 W2 W1 और W2 जो है वो भी आपके पास आ सकता है। अब एक फैक्टराइजेशन तो ये है कि आप इस तरह लिख लें W1 W2 W1 और W2, या आप इस तरह से लिख लें कि W1 और W2 लिख लें और W1 W2 लिख लें, which are two equal factors are words, so this language can't exist। इस तरह की लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि जिसमें W1 is not equal to W2, the word W1 W2 is in the language but word W1 W1 is not in the language। ये हमें इस तरह से पता चला कि जब हम वर्ड 1 को वर्ड 2 के साथ कनकेटिनेट करें तो वो तो लैंग्वेज में मौजूद है, लेकिन जब हम W1 को W1 के साथ कनकेटिनेट करें तो वो जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक काउंटर एग्जाम्पल है जो हमने कि इसके अंदर देखी। आप
किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए इसको करने की कोशिश कीजिए और आई होप कि आप इसको कर सकेंगे। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। हाज़रीन, जो अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे वो एस डबल स्टार का दोबारा क्लोजर लेने से हमारे पास एस ट्रिपल स्टार आ जाता है। सवाल यहाँ ये है कि क्या ऐसा सेट एस स्टार से बड़ा है? मतलब कि एस स्टार का एक दफ़ा क्लोजर लें तो वो डबल स्टार हो जाएगा, तीसरी दफ़ा क्लोजर लें तो वो 3 दफ़ा स्टार हो जाएगा, ट्रिपल स्टार हो जाएगा। सवाल ये है कि जो रिजल्टेंट सेट आपके पास आएगा क्या वो एस स्टार से बड़ा होगा? दूसरा सवाल ये है कि क्या वो एस से बड़ा होगा? बड़ा होना या छोटा होना सेट का इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास अगर किसी सेट में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो आप उसको बड़ा सेट कहेंगे, और अगर आपके पास किसी सेट में छोटे एलिमेंट्स हैं, कम एलिमेंट्स हैं, तो आप उसको छोटा सेट कहेंगे। तो आप इसमें देखिए, यू हैव एस ट्रिपल स्टार इज नो बिगर देन एस स्टार। क्या रीज़न है? बोथ कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एस ट्रिपल स्टार इज बिगर देन एस। उसकी वजह यह है कि एस के अंदर आपके पास नल स्ट्रिंग नहीं होती। इट इज मेड अप ऑफ ऑल concatenations of elements in S only, but excluding this null string। जब भी आप यहाँ पे आप S करेंगे तो यहाँ पे अगर S जो है वो आपके पास बराबर है A, B के, तो S स्टार जो है वो हमेशा एक बड़ा सेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास एक स्ट्रिंग होगी, नल स्ट्रिंग A और B। अब इसके टोटल एलिमेंट्स को आप देखें तो ये 2 है, और इसके टोटल एलिमेंट्स को देखें तो ये 3 है, जिससे कि हमें पता चलता है कि एस स्टार इज ऑलवेज बिगर देन एस। बेसिकली एस स्टार बड़ा है, लेकिन जब अगर हम एस स्टार का स्टार ले लें और एक दफ़ा दोबारा भी अगर हम स्टार ले लें, जिससे कि रिजल्टेंट हमारे पास एस स्टार और एस स्टार आ जाता है, ये कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये गलत है अगर ये एस स्टार से बड़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप नल स्ट्रिंग सिर्फ सेट में एक दफ़ा लिख सकते हैं, 3 दफ़ा नहीं लिख सकते। तो इस वजह से जब आप 3 दफ़ा स्टार ले रहे हैं तो आप नल स्ट्रिंग तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। उस एक दफ़ा लिखने का मतलब ये है हाजरीन कि आपने नल स्ट्रिंग इंक्लूड की और फिर उसके बाद उसमें एस की तमाम कॉम्बिनेशंस आ गए, जिससे कि आपके पास वो ये स्टार आ जाता है। सवाल के दोनों हिस्से हमने एक दफ़ा दोबारा हम उसे पढ़ लेते हैं। एक्चुअली हमने इस सेट के ऑपरेशन के अंदर 2 चीज़ें प्रूफ की। पहली तो बात यह है कि आप किसी भी सेट स्ट्रिंग्स की एक या एक से ज़्यादा दफ़ा क्लीनेस्ट स्टार क्लोजर ले लें तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो सेम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नल स्ट्रिंग की अपनी भी लेंथ है और वो 1 के बराबर होती। इस वजह से आप हमेशा से एस स्टार जो होगा उसकी लेंथ आपके पास ज़्यादा होगी, और जो आपके पास पुराना वाला है, जो ओरिजिनल एस है, उसकी लेंथ कम होगी। अजीज तुलबा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड टी स्टार इज इक्वल टू एस स्टार। ओरिजिनली हमें 2 स्ट्रिंग्स दी गई हैं जो कि एस का पार्ट है, ए कॉमा बी, और बताया गया है कि टी स्टार इज इक्वल टू एस स्टार। प्रूव दैट टी मस्ट कंटेन एस। हमें ये प्रूव करना होगा कि टी जो है इट मस्ट कंटेन एस। अगर एस जो है वो ए कॉमा बी के बराबर है और टी स्टार जो है वो एस स्टार के बराबर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि टी जो है वो एस को कंटेन करता है।
टी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एस के अंदर मौजूद हैं। तो इसी पहले सवाल को हम देखते हैं। अगर एस स्टार बराबर है हमारे पास नल स्ट्रिंग और ऑल कंकेटिनेशंस ऑफ एज एंड बीज, अजीज तलबा हम यहां पर नहीं लिख रहे कि हम ए और बी की कंकेटिनेशंस लिख रहे हैं, ना कि एस यहां पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दिया गया है ऊपर ए कॉमा बी जो कि एक्चुअली टी स्टार के बराबर है। दिस मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू टी एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू टी। ये वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं, वर्ड्स हैं जो कि एस स्टार और टी स्टार के अंदर मौजूद है। टी में कंटेन अदर स्ट्रिंग्स, टी में अपनी भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ए और बी का उसके अंदर मौजूद होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज ओनली कंकेटिनेशंस ऑफ ए एंड बी एंड स्टिल हैव द सेम क्लोजर एज अ स्टार, but it must have at least the elements of S, which are the smallest factor in the definition of S star. So null string के अलावा A और B का T star के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सवाल का बेसिक हिस्सा है। इसी सवाल के अंदर आपको बताया गया है कि T star is equal to S star, यानी कि T star जो है वो एस स्टार के बराबर है। ये सवाल में हमें एक एजम्पशन दी गई है, इस वजह से हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि टी स्टार एक्चुअली एस स्टार के बराबर है और एस जो है वो ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि टी के अंदर एस के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। आइए अगली एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड अनदर वे or another pair of sets S and T such that if T star is equal to S star then S is an improper subset of T। इससे मुराद ये है अजीज तलबा कि एक ऐसा पेयर हमने तलाश करना है कि जिसमें T स्टार तो S स्टार के बराबर है, लेकिन S जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है T का। मैं पहले भी बता चुका हूं, इम्प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि S के तमाम एलिमेंट्स तो T में मौजूद हैं, लेकिन T के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो S के अंदर मौजूद नहीं हैं। आप देखिए T इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा डबल A डॉमा A डबल B अगर हम ले लें, अब आप इसमें देख सकते हैं कि S जो है वो A कॉमा B कॉमा डबल A है। इस सूरत में हमारे पास जो S है वो ऑटोमेटिकली आपके पास S जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट आ जाता है T का, क्योंकि A कॉमा B कॉमा डबल A ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये मौजूद हैं यहाँ पे। A भी है, B भी है, डबल A भी है, और आप देख सकते हैं कि एस स्टार इज इक्वल टू टी स्टार। एस स्टार बराबर है टी स्टार के, लेकिन फिर भी एस इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। उसकी वजह यह है कि जब मैं एस स्टार की कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो मेरे पास एस स्टार की कॉम्बिनेशन आ जाएगी अजीज तलबा, नल स्ट्रिंग ए बी ए ये मेरे पास आ गई बेसिक सेट्स के साथ। फिर अब मैं इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन आगे बना सकता हूं, जैसे कि ए बी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से जब मैं यहां पे टी स्टार बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास नल स्ट्रिंग आएगी, ए आएगा, बी आएगा, डबल ए आएगा और ए डबल बी आ जाएगा। यहां पे हमारे पास एक और स्ट्रिंग भी आएगी which is called A डबल B। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास आ गई A, यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन से A हमने बनाया और यहां पे हमने डबल B ले लिया, तो A डबल B हमने बना लिया। S स्टार के अंदर ये वो वाहिद स्ट्रिंग है जो कि S के अंदर मौजूद नहीं है और T
टी के बेसिक एलिमेंट्स में मौजूद है। इस वजह से एस स्टार जो है वो टी स्टार के बराबर हो जाता है। लेकिन दूसरी सूरत में हमें ये भी देखना है कि एस जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है टी का, यानी एस में ऐसे तमाम एलिमेंट्स एस के टी में मौजूद हैं, लेकिन टी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एस में मौजूद नहीं है। अजीज तुलबा, इस एग्जाम्पल के बाद अब हम थोड़े से इम्प्रूव्स को खैराबाद कहेंगे और हमारा अगला जो टारगेट होगा वो अब लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करना होगा। अब हम ज़्यादा कंक्रीट तरीके से इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को एक्चुअली कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। अजीज़ तुलबा, अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि लैंग्वेजेस को किन 4 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। हमने अभी तक इंटीजर, प्राइम, पैलिंड्रोम, इस तरह की लैंग्वेजेस को देखा जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ हुई। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली डिटेल्ड लुक कैसे एक लैंग्वेज को दी जा सकती है और किन तरीक़ों से एक्चुअली उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। There are 4 different ways that we will study in this course. The first one is the descriptive way. Descriptive way से मुराद ये है कि हम उस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन को बयान करेंगे। मैं यहाँ ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव वे थोड़ा सा एम्बिगुअस हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन पाई जा सकती है क्योंकि ये सेमी फॉर्मल वे है, ये प्योर फॉर्मल वे नहीं है। इसी वजह से इसको इनिशियल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में तो यूज़ किया जा सकता है किसी भी लैंग्वेज की डेफिनेशन में, लेकिन फुली सिर्फ इस मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने इस लैंग्वेज के गैदर की होंगी थ्रू डिस्क्रिप्टिव वे, आपको उन्हें वन वे आर द अदर सेमी फॉर्मल वे से फॉर्मल वे में ट्रांसफॉर्म करना होगा। दूसरा वे रिकर्सिव वे है। रिकर्जन से मुराद ये है कि आप 2-3 रूल्स की मदद से एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन करेंगे और उन्हीं रूल्स को आप अप्लाई करते हुए किसी भी स्ट्रिंग के बारे में ये बताएंगे कि आया वो लैंग्वेज के अंदर शामिल है या कि नहीं है। इसको भी हम देखेंगे। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हमने देखनी है दैट इज़ दी रेगुलर एक्सप्रेशन। इस कोर्स में रेगुलर एक्सप्रेशन और चौथे नंबर पे फिनिट ऑटोमेटा जो है इसके बारे में सबसे ज़्यादा आप स्टडी करेंगे क्योंकि ये वो फॉर्मल वे हैं जिनकी मदद से आप किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आइए इसी तरीके में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिस्क्रिप्टिव वे को। व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्टिव वे? The descriptive definition of a language is actually to define the language and its associated conditions in plain English. Plain English में आप उसके rules and regulations को define करते हैं। सिर्फ plain English में नहीं, थोड़ी बहुत उसके अंदर formal notations जैसे sets की notations हैं वो भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन overall इस तरीके को formal way नहीं कहा जा सकता। ये एक सेमी फॉर्मल वे है, यानी इसमें किसी हद तक फॉर्मल नोटेशंस भी होंगी और इसके अंदर किसी हद तक डिफरेंट अदर नोटेशंस भी होंगी। दिस वे इज सेमी फॉर्मल वे विद चांसेस ऑफ एम्बिग्विटी। मैंने पहले बताया आपको कि चूंकि ये सेमी फॉर्मल वे है तो इसमें एम्बिग्विटी हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स को अगर इस तरह से सवाल दिया जाए जो कि सेमी फॉर्मल वे है तो वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कायम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है वो इट इज़ यूज्ड इन द अर्ली फेजेस ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से मुराद ये है कि जब आप एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, जब आप उनको इंजीनियर कर रहे होते हैं,
तो जो रिजल्टेंट इक्वेशंस होती हैं उनको आप फॉर्मली ट्रांसफॉर्म करते हैं यूजिंग अदर मेथड्स। शुरू में आप डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको और मेथड्स जो हैं जो कि फुली फॉर्मल हैं वो यूज़ करने होंगे। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस की अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मिसाल के तौर पे लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ की उन तमाम स्ट्रिंग्स को आप देख रहे हैं जो कि डिफाइंड है ओवर सिग्मा बी। सिग्मा बी से मुराद ये है इट कैन बी रिटन एज पी बी, इट कैन बी रिटन एज 4 times b। तो अब इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग इंक्लूड होगी वो अजीज तुलबा उसकी लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो आपके पास जो बी बी है इसकी लेंथ क्या है आपके पास 2। इस तरह बी 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 और बी की लेंथ अगर आप देखें तो इसकी लेंथ आपके पास आती है 4। तो ये आपको बताया गया है कि आपने किस तरह से उसकी लेंथ को कैलकुलेट किया और फिर एक रूल के ऊपर आपने उसको वो कर दिया। रूल क्या है कि स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ 2, 4, 8 ये तमाम तो हो सकती हैं, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि ए से स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, वो ये है कि डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी एंड सी। अब वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि ए से इंक्लूड स्टार्ट नहीं होती उनकी तादाद इन्फिनिट है, लेकिन हम जब उन्हें लिखते हैं तो मैंने जैसे कि आपको बताया आपको एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना होगा। पहले आप लिखेंगे बी, फिर आपने लिखा सी, बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी और इस तरह आप आगे जाते जाएंगे। ये भी 2 वाली स्ट्रिंग्स हैं 2 लेंथ की, फिर आपके पास 3 की आ जाएंगी। अगर आपसे कुछ सवाल पूछे कि क्या ए बी और सी एक स्ट्रिंग है एस इज इक्वल टू वेदर एस बिलोंग टू लैंग्वेज एल, तो जवाब होगा नो, एस डज नॉट बिलोंग टू। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बहुत ऑब्वियस है। वो रीज़न ये है अजीज़ तुलबा कि इसके अंदर हमें प्लेन इंग्लिश में ये बताया गया है कि सिर्फ वो स्ट्रिंग्स वर्ड्स बनने की अहल हैं कि जिसके अंदर आपके पास ए से वो स्टार्ट ना होती हो। इसके बाद जब हम लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 देखते हैं डिफाइंड ओवर 0, 1, 2, तो इनमें हमारे पास वो तमाम स्ट्रिंग्स आ जाती हैं कि जिनकी लेंथ 3 है। 3 से कम की लेंथ इसमें अलाउड नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आप देखें 000, 012, 022, 101, 101, 120। अब सवाल अगर कोई कहता है कि s इज इक्वल टू 1, 2, 3, वाई दिस s डज नॉट बिलोंग टू l, रीज़न क्या है? हालांकि इसकी भी लेंथ 3 है अजीज़ तुलबा और उसमें भी हमारे पास लेंथ 3 रिक्वायर्ड है। तो उसका आंसर ये है कि इसमें एक कैरेक्टर 3 ऐसा शामिल है जो कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर मौजूद नहीं है। इस वजह से ये जो है ये पार्ट वो S जो है वो L का हिस्सा नहीं है। दूसरे में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि लेट्स से अगर हमारे पास आ जाए 1, 2, 2, 2, अब इसमें 1 भी शामिल है अल्फ़ाबेट के अंदर, 2 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, अगेन 2 शामिल, लेकिन जब हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 4, जबकि हमारे पास रूल में डिफाइंड है कि लेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए 3।
तो इस तरह से एक डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताया गया है कि वो तमाम स्ट्रिंग्स के जिनकी लेंथ आपके पास 3 है वो आपके पास इंक्लूड हो सकती हैं, बाकी आपके पास इंक्लूड नहीं हो सकती। द लैंग्वेज, अगली एग्जांपल देखिए, द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 1 डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू 0,1 कैन बी रिटन एज। अब वो तमाम लैंग्वेजेस में हमें देखना होगा कि जो 1 पे एंड करती हैं, तो आप देखें 1 पे 1 एंड हो गया, इसी तरीके से 1 और 1 जो है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, 001 भी है, इसी तरीके से 101 भी है, फिर ये 3 टाइम्स 0 और फिर 1 आ जाता है, और इस तरह से आप एक ऑर्डर में देख लें, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं ये आपके पास आ जाती हैं। अजीज़ तुलबा, इस एग्जाम्पल में फिर आपने देखा कि सिर्फ वही स्ट्रिंग्स आपके पास इंक्लूड की गई हैं कि जिनका एक ख़ास पैटर्न है, और वो पैटर्न डिस्क्रिप्टिव वे में डिफ़ाइन किया गया है, प्लेन इंग्लिश में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेन इंग्लिश में आप कुछ नोटेशंस भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने इसमें एक सेट के बारे में बताया कि ये सिग्मा जो है ये 0,1 के बराबर है। अब ये एक फॉर्मल नोटेशन है, ये फॉर्मल है, लेकिन बाकी जो आपने ऊपर नोटेशन सारी यूज़ की है, दिस इज़ प्लेन इंग्लिश। इस प्लेन इंग्लिश को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि आपको समझ आ सके कि एक्चुअली लैंग्वेज में कंडीशंस क्या हैं, लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। इस तरह से हमें डिफ़ाइन हो जाता है कि हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे। अगली लैंग्वेज देखिए, ये है लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। इसको इक्वल भी कहा जाता है। इक्वल उस लैंग्वेज को कहा जाता है कि जिसके अंदर एज और बीज दोनों बराबर होंगे। तो अजीज़ तुलबा, सबसे पहले तो आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है। एम्प्टी स्ट्रिंग में आपके पास ए की तादाद जो है वो 0 है और बी की तादाद भी 0 है। तो जब 0 और 0 है तो ये भी इक्वल में आते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये इंक्लूड होंगे। फिर अगला 1 और 1 है, अब ये भी आपके पास इक्वल है। ए की तादाद 2 है, बी की तादाद भी 2 है। अब इसमें आप ए बी और ए बी में देखें तो ए और बी दोनों की तादाद फिर 2-2 है, इसमें भी 2-2 है, इसमें भी 2-2 है। तो जो भी इक्वल नंबर्स के होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। सिमिलरली इवन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। जब हम इवन को देखते हैं अजीज़ तुलबा, तो यहाँ पे इवन से मुराद ये है कि आप इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज को इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे नल स्ट्रिंग जो है उसमें ए की लेंथ जो है वो 0 है, बी की लेंथ भी 0 है। जब ए की लेंथ 0 है, बी की लेंथ 0 है, और आपको पता है कि 0 भी इवन नंबर में शुमार किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ए जो है उसमें अब ए की लेंथ 2 है और बी की लेंथ जो है वो 0 है, तो ये दोनों इवन हो गए। इसी तरह बी में देखें तो बी की लेंथ आपके पास 2 है, ए जो है वो आपके पास 0 है, तो ये भी इवन हो गए। 4 टाइम्स ए देख लें तो बी 0 है, डबल ए और डबल बी में देखें तो दोनों 2-2 है। इसी तरीके से ए बी और ए बी में फिर 2-2 है, और इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इस तमाम सेट को इस तरह एवेलुएट कर सकते हैं। अजीज तुलबा, अगर आपको एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दी जाए जिसके अंदर आपने इक्वल और इवन दोनों को इकट्ठा किया हो, मतलब उसकी कंडीशंस में इक्वल भी है और उसकी कंडीशन में इवन भी है, तो उस लैंग्वेज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो इस तरह से कुछ होगी कि उसमें मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसमें ए जो है और बी की तादाद आपस में बराबर भी हो और इवन भी हो। जब इस सूरत में आप देखेंगे तो नल स्ट्रिंग आ जाएगी आपके पास। रीज़न ये है कि नल स्ट्रिंग के अंदर ए की तादाद जो है वो 0 है, बी की तादाद भी 0 है, ये इक्वल भी हैं,
और ये इवन भी हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ए नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि ये इवन तो हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसी तरीके से 4 डबल बी भी नहीं आ सकता। इसी तरीके से हमारे पास 4 टाइम्स ए भी नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास अजीज़ तलबा डबल ए डबल बी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि ए की तादाद 2 है, बी की तादाद 2 है, जो कि इक्वल है। इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ आपके पास एक सेट बन सकता है, और इस लैंग्वेज में आप इवन और इक्वल दोनों का ख्याल रख रहे हैं। अजीज तलबा, इसी तरीके से आप लैंग्वेज इंटीजर देख सकते हैं। इंटीजर में आपके पास माइनस और प्लस दोनों का ख्याल रखा गया है। तो ज़ीरो से जो छोटे डिजिट्स हैं वो भी बताए गए हैं, और ज़ीरो से जो बड़े हैं वो भी बताए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास इवन की लैंग्वेज वो है कि जिसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर दिस, मतलब इसमें से इंटीजर में से अगर आप इवन निकालें तो फिर आपके पास 0 पॉजिटिव साइड पे 2 4 6 8 आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे -2 -4 एंड -6 आपके पास आ जाएगा। आप AN और BN की लैंग्वेज को देखिए। इससे मुराद ये है कि A की पावर n और B की पावर n, जबकि n जो है वो आपके पास कोई भी एक 1 2 3 इन्फिनिट नंबर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 1 1 भी आ सकता है, 2A 2 भी आ सकते हैं, 3A 3 भी आ सकते हैं, 4A 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कभी भी AB और AB आपके पास नहीं आ सकता। उसकी वजह आपके पास ये है कि A के बाद B है और A के बाद B है, जबकि लैंग्वेज में कंडीशन है AN BN। पहले जितने भी A's होंगे वो पहले A आएंगे और फिर उसके बाद B's आएंगे। सेम एज AN BN और CN है आपके पास, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 की समरी जो है वो ये है कि आज हमने एक इंतहाई डिटेल तरीके से प्लस ऑपरेशन को देखा, प्लस ऑपरेशन की एग्जांपल्स को देखा, प्लस ऑपरेशन को हमने ऐड किया आपके क्लीन क्लोजर के साथ और उन तमाम एग्जांपल्स को देखा। हाई लेवल पे भी देखा, कुछ एग्जांपल्स को हमने खुद करने की कोशिश भी की। फिर उसके बाद हमने 4 डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेजेस को देखा और एग्जांपल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल, और उसको देखा कि किस तरह इंग्लिश में आप प्लेन इंग्लिश में आप किस तरह डिस्क्रिप्टिव वे में किसी भी लैंग्वेज और उसकी एसोसिएटेड कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I see you in lecture number 4. Goodbye.